वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में थेवेनिन थ्योरम ये टॉपिक का 9th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। यहां लिखा है डिटरमाइन द वोल्टेज Vx सच दैट करंट थ्रू 3 + J4 ओहम इज 0 बाय थेवेनिन थ्योरम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर आपने इसके पहले के प्रॉब्लम्स नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका थेवेनिन थ्योरम का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी थेवेनिन थ्योरम के प्रॉब्लम में आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना होता है। इसमें टोटल 3 स्टेप्स होती है। 3 स्टेप्स क्या है वो समझ लो। सबसे पहला होता है कैलकुलेशन ऑफ ZTH, ये स्टेप नंबर 1 होता है। आपको हर प्रॉब्लम में सबसे पहले ZTH फाइंड आउट करना है। देन स्टेप नंबर 2 होता है कैलकुलेशन ऑफ VTH, ये स्टेप नंबर 2 है। और स्टेप नंबर 3 होता है टू ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। आपको लास्ट में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होता है, ये स्टेप नंबर 3 होती है। ये 3 स्टेप से कोई भी थेवेनिन थ्योरम का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है, ये जो पहली की 2 स्टेप्स है ये इसी फॉर्म में आपको सॉल्व करना है, जरूरी नहीं है। आप चाहे तो स्टेप नंबर 1 में VTH निकाल सकते हैं, स्टेप नंबर 2 में ZTH निकाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 3 स्टेप्स होती है, ये 3 स्टेप से ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ZTH मतलब होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस, VTH यानी होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। ठीक है, और लास्ट में आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होता है और उसके थ्रू जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ फाइंड आउट करना है डिटरमाइन द वोल्टेज Vx। देखो ये जो सर्किट दिया है इसमें यहाँ पे एक सोर्स दिया है वोल्टेज सोर्स 50 वोल्ट का, और इधर एक वोल्टेज सोर्स दिया है, यहाँ पे लिखा है Vx। ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू Vx हमें फाइंड आउट करना है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए कंडीशंस क्या दी है वो हम चेक करेंगे। कंडीशन में यहाँ लिखा है सच दैट, देखो कंडीशन यहाँ लिखा है सच दैट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि करंट थ्रू 3 + J4 ओहम इज 0। ये कंडीशन है, हमें ये कंडीशन का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। करंट थ्रू 3 + J4 ओहम, जो 3 + J4 कहाँ है? ये देखो यहाँ पे देखो 3 + J4 ये है, देखो इसमें से फ्लो होने वाला करंट 0 है। ये कंडीशन में हमें Vx फाइंड आउट करना है, तो ये कंडीशन दी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 + J4 ओहम वाला ये जो ब्रांच है जो यहां से यहां तक है, ये जो नोड है, सबसे पहले ये नोड को नाम दे देंगे। देखो यहाँ पे ये जो नोड है ना, इसको हम कहेंगे नोड A। ठीक है, और ये जो नोड है इसको हम कहेंगे नोड B, और A और B के बीच में 3 + J4 ओहम है। ठीक है, इसका मतलब ये जो 3 + J4 ओहम है इसको हम एज अ ZL कंसीडर करके चलेंगे। ZL यानी लोड इंपिडेंस। ठीक है, और ये 3 + J4 ओहम आपको स्टेप नंबर 3 में शो करना रहेगा। स्टेप नंबर 1 में आपको 3 + J4 ओहम का कोई काम नहीं है। स्टेप नंबर 2 में भी 3 + J4 ओहम का कोई काम नहीं है। स्टेप नंबर 3 में जब हम सर्किट ड्रॉ करेंगे ना इक्विवेलेंट वाला, उसमें हमें 3 + J4 ओहम शो करना पड़ेगा एज अ लोड इंपीडेंस, और फिर उसमें से फ्लो होने वाला करंट 0, ये कंडीशन का यूज करके हम Vx फाइंड आउट करेंगे। चलो किस तरह से सॉल्व होता है हम आपको 1 बाय 1 बताते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ ZTH, सबसे पहले ZTH फाइंड आउट करना है, यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस। ये स्टेप नंबर 1 हम पहले सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए कंडीशंस क्या है, अब देखो ZTH फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या रूल्स अप्लाई करना होता है वो समझ लो। तो ZTH फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, सर्किट में जितने भी सोर्सेज दिए हैं उनको डीएक्टिवेट करना है। तो सर्किट में यहाँ पे कितने सोर्सेज दिए हैं? 2। इधर भी है वोल्टेज सोर्स, उधर भी है वोल्टेज सोर्स, तो दोनों वोल्टेज सोर्सेज को डीएक्टिवेट करो। और रूल के अकॉर्डिंग वोल्टेज सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना माने उसको रिप्लेस करना है बाय शॉर्ट सर्किट। मतलब इसको रिप्लेस करो बाय शॉर्ट सर्किट और इसको भी रिप्लेस करो बाय शॉर्ट सर्किट, और एक न्यू सर्किट बनाओ। और आउटपुट टर्मिनल्स को ओपन करना होता है। आउटपुट टर्मिनल्स यहाँ पे क्या रहेंगे? AB, क्योंकि AB के बीच में 3 + J4 हम उसको एज अ लोड इंपीडेंस कंसीडर कर रहे हैं ना, तो AB एज अ आउटपुट टर्मिनल हो जाएंगे, इसको हम ओपन कर लेंगे। तो देखो न्यू स्टेज हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ये तय है। देखो ये सर्किट होगा, इसमें हमने क्या किया है, वोल्टेज सोर्सेस को डीएक्टिवेट किया है। देखो इधर वोल्टेज सोर्स था, इधर वोल्टेज सोर्स था, तो हमने क्या किया, उसको डीएक्टिवेट किए और उसको रिप्लेस किए बाय शॉर्ट सर्किट। और ये जो आउटपुट टर्मिनल्स थे AB, इनको हमने यहाँ पे इसके बीच में जो कुछ भी लोड इंपेडेंस था उसको हमने निकाल दिए और उसको हमने ओपन किया है, क्योंकि इसी ओपन टर्मिनल्स AB के बीच में आपको ZTH फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ZTH कहाँ निकालना है? ZTH आपको यहां निकालना है।
ZTH हम यहाँ निकालेंगे, इनके बीच में हम ZTH फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से फाइंड आउट होता है अब वो समझ लो, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ ZTH फाइंड आउट करना है तो क्या करो, इसमें जो भी ये रेजिस्टेंस इंपेडेंस दिया है, जो कुछ भी दिया है उसको सीरीज पैरेलल से सॉल्व करो। तो सीरीज पैरेलल से सॉल्व करना आसान है। देखो ये दोनों पैरेलल में है, इधर के भी ये दोनों पैरेलल में है, और फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। ये 5 और 7 का पैरेलल यहाँ आएगा। देखो हम यहाँ लिख लेते हैं 5 इज पैरेलल टू 7, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे 5 और J2 पैरेलल में है, तो 5 इज पैरेलल टू J2, ठीक है। 5 इज पैरेलल टू J2, हम इसको ऐसा शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को पैरेलल करना है तो ये आता है, यहाँ पे इन दोनों को पैरेलल किए तो ऐसा, और फिर ये दोनों जो है वो नीचे से सीरीज में है, तो ये देखो ये नीचे से दोनों सीरीज में है, उससे आपको AB के बीच में ZTH मिल जाएगा। ZTH फाइंड आउट करना है ना हमें यहाँ पे। तो फाइनली कैलकुलेशन पार्ट क्या रहेगा, देखो ये जो सर्किट ड्रॉ किया है ये वाला ड्रॉ करना जरूरी नहीं है एग्जाम में, आपने ये वाला ड्रॉ करना जरूरी है, कंपलसरी है, और इसके बाद डायरेक्टली कैलकुलेशन करो, या फिर ये जो है सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि किस तरह से सीरीज पैरेलल होगा। तो चलो अब यहाँ पे ZTH का कैलकुलेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। कहाँ लेके, चलो यहाँ लिखते हैं। सो ZTH इक्वल टू, देखो 5 इज पैरेलल टू 7 एंड इट इज इन सीरीज विथ 5 पैरेलल टू J2। ये देखो 5 7 पैरेलल और 5 J2 पैरेलल, इसको हमने सीरीज करना है। तो ये देखो 5 7 पैरेलल, 5 J2 पैरेलल, और इनको हमने सीरीज करना है, इसलिए बीच में प्लस है, ठीक है। अब ये पैरेलल को सॉल्व कर लो, तो ये सॉल्व करना आसान है। देखो हम यहाँ लिखते हैं 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7, ठीक है। ये पैरेलल को सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होगा। और यहाँ पे भी पैरेलल में अगर आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करेंगे 5 इंटू J2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस J2। अब ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करते समय कॉम्प्लेक्स मोड में रख के, कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में रख के आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आना चाहिए। आपके पास कोई भी टाइप का कैलकुलेटर है, आप आराम से उसमें कॉम्प्लेक्स मोड में जाके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर लो, या फिर आप रेक्टेंगुलर पोलर मोड का यूज करके इस तरह का कैलकुलेशन कर लो। और देखो यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले ये 5 और 7 को हम सॉल्व कर लेंगे। 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे 2.916 प्लस, अब इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं, ठीक है। 5 इंटू 2i डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2i, तो ये एंगल के फॉर्म में हम आंसर निकालेंगे। तो ये आंसर आएगा 1.85 एट एन एंगल ऑफ 1.856 है, एट एन एंगल ऑफ 68.198 ये आंसर आ चुका है, ठीक है। और अब ये दोनों को प्लस कर लो, तो ZTH फाइनल आपके पास ZTH आ जाएगा, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अगर आपको करना नहीं आता तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, इस तरह का कैलकुलेशन कैलकुलेटर में किस तरह से सॉल्व करना, उसके ऊपर ऑलरेडी इसके पहले एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक हमने आज के वीडियो में दे दिया है, ठीक है। तो देखो हम इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करना आसान है। तो ये आंसर आ चुका है, एंगल के फॉर्म में ही निकालना है आंसर, 3.995 एट एन एंगल ऑफ 25.546 ओहम। तो ये हमने क्या निकाले, ये हमने फाइनली ZTH फाइंड आउट कर लिए, यानी पहला स्टेप यहाँ पे पूरा हो चुका है। स्टेप नंबर 1 हमने कहा था ना, कैलकुलेशन ऑफ ZTH, ये देखो ये वाला स्टेप हमने सॉल्व कर लिए, कंप्लीट कर लिए। कैलकुलेशन ऑफ ZTH में आपको वोल्टेज सोर्सेज या करंट सोर्सेज जो कुछ भी है उसको डीएक्टिवेट करना होता है, सर्किट ड्रॉ करना होता है, और ओपन टर्मिनल AB के बीच में आपको ZTH फाइंड आउट करना होता है। वो ZTH ये हमने फाइंड आउट कर लिए। स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। और अब चलो बढ़ते हैं आगे स्टेप नंबर 2 के तरफ। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपको VTH फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ VTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। अब हम ये स्टेप को सॉल्व करेंगे। अब ये स्टेप में भी आपको सर्किट फिर से ड्रॉ करना होता है, फिर से एक न्यू स्टेज जो है वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए रूल क्या है वो समझ लो। तो VTH फाइंड आउट करने के लिए रूल ये है कि अब आपको सभी सोर्सेज को फिर से एक्टिवेट करना है, आपको अब डीएक्टिवेट नहीं करना है। स्टेप नंबर 1 में हमने यहाँ पे जो भी वोल्टेज सोर्सेज थे उनको हमने डीएक्टिवेट किए थे, लेकिन स्टेप नंबर 2 में ऐसा नहीं है।
स्टेप नंबर 2 में यानी कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच में आपको जो वोल्टेज सोर्सेस है उनको एक्टिवेट करना है, लेकिन आउटपुट टर्मिनल्स आपको ओपन रखना है और वही ओपन आउटपुट टर्मिनल्स के बीच में आपको वीटीएच फाइंड आउट करना है। तो आपको एक फिर से एक न्यू स्टेज ड्रॉ करना पड़ेगा स्टेप नंबर 2 के लिए। तो देखो सब कुछ एज इट इज रहेगा, सिर्फ ये आउटपुट टर्मिनल ए बी जो है ना उसको हम ओपन कर लेंगे। तो स्टेज जो है ये देखिए कुछ ऐसा रहेगा। ये देखो हमने फिर से वही जो स्टेज है वो यहाँ पे ड्रॉ किया है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे क्या नहीं है। तो देखो ए बी के बीच में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ए बी को हमने यहाँ पे ओपन किया है। तो यहाँ पे ए बी देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एंड ए है और यहाँ पे एंड बी है। ये है आउटपुट टर्मिनल ए बी और इसी के बीच में आपको वीटीएच फाइंड आउट करना है। वीटीएच आपको यहीं पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये स्टेज में किस तरह से वीटीएच फाइंड आउट होता है समझ लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार वीटीएच मिल गया स्टेप नंबर 2 में, तो फिर हम क्या करेंगे, जेटीएच और वीटीएच का यूज करके स्टेप नंबर 3 में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेंगे और जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखिए ये किस तरह से सॉल्व होता है और किस तरह से ये वीटीएच मिलता है। उसके लिए ये सर्किट की तरफ आप ध्यान दो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको वीटीएच फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पे देखो दोनों साइड में 2 लूप है, इधर एक लूप है, इधर एक लूप है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों लूप में फ्लो होने वाला करंट आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको वीटीएच फाइंड आउट करना है बिटवीन ए बी, तो ऐसे में इधर का वोल्टेज और इधर का वोल्टेज, दोनों वोल्टेज को या तो प्लस करना पड़ेगा या तो सबस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है उसी के अकॉर्डिंग। तो चलो हम यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये लूप में पहले शो कर लेंगे और दोनों तरफ अगर आपको शो करना है तो देखो हम यहाँ पे ये देखो, ये जो इधर का लूप है इसमें ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका प्लस ऊपर है, तो हम करंट का डायरेक्शन ऐसा शो कर लेंगे, दैट इज क्लॉकवाइज। इसको हम कहेंगे करंट I1, ठीक है। और इधर का जो लूप है उसमें भी आप चाहे तो क्लॉकवाइज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज लिया है I1, तो आप इधर भी I2 एज अ क्लॉकवाइज ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको क्लॉकवाइज नहीं करना है, अगर आपको वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग चलना है तो वो भी चलेगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर एक ही आएगा। देखो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है उसका प्लस ऊपर है, अगर आपने उसके अकॉर्डिंग लिए तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और इसका नाम रहेगा करंट I2, ठीक है। इधर I1 उधर I2, ठीक है। इधर का जो करंट I1 है वो हमने वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग लिए +2 माइनस कन्वेंशनल करंट, और इधर भी हमने करंट I2 जो लिए वो हमने +2 माइनस कन्वेंशनल करंट लिए है। इसका मतलब ये जो J2 ओहम है, J2 ओहम में से फ्लो हो रहा है I1। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, ये स्टेज जो है ZTH वाला ये बहुत इजी था, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए। तो समझ लो किस तरह से VTH फाइंड आउट होता है। तो देखो ये जो लूप है, ये लूप में फ्लो हो रहा है I1 ऐसा क्लॉकवाइज, और ये जो I1 है ये J2 ओहम में से ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ जा रहा है, ऐसा नीचे आ रहा है। देखो इस तरह से ऐसे जा रहा है कि नहीं, इस तरह से ऐसा नीचे जा रहा है। ओके, मतलब ये J2 ओहम में I1 फ्लो हो रहा है, मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, देखो इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा J2 इंटू I1, ठीक है ना। इसमें से इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा J2 इंटू I1, समझ में आया। और अगर ये लूप की अगर बात करें तो ये लूप में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये जो करंट है जब ये 7 ओहम में से फ्लो होगा तब इसका डायरेक्शन ऐसा डाउनवर्ड है, देखो ऐसा, ये करंट I2 7 ओहम में से ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर आपने इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालते बोला तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा 7 इंटू I2। इसके अक्रॉस का वोल्टेज J2 इंटू I1 और इसके अक्रॉस का वोल्टेज 7 इंटू I2। ये भी डाउनवर्ड ले लिए, ये भी आपने डाउनवर्ड ले लिए, ठीक है। और दोनों जो है वो यहाँ पे इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ फ्लो हो रहे हैं, मतलब दोनों का डायरेक्शन आपने सेम लिया है। तो हम क्या करेंगे, VTH फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों वोल्टेज को सबस्ट्रैक्ट कर लेंगे, दोनों को माइनस करो, दोनों को सबस्ट्रैक्ट करो तो आपको आसानी से VTH मिल जाएगा। मतलब इधर का वोल्टेज माइनस इधर का वोल्टेज हो जाएगा J2 इंटू I1 और इधर का वोल्टेज हो जाएगा 7 इंटू I2, ठीक है ना। इस तरह से करो तो आपको VTH मिल जाएगा, और जो भी VTH आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ VX आएगा, क्योंकि VX अननोन है तो VX के फॉर्म में ही आंसर आएगा, आपको VX के फॉर्म में ही सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ये तो हमने बता दिया, लेकिन एक और बात बताते हैं। अगर आपने इधर के लूप में एंटी क्लॉकवाइज के बजाय अगर आपने इधर के लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला करंट अगर आपने लिए, ठीक है, अगर आपने इधर में क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन लिए तो ऐसे में इधर का वोल्टेज और इधर का वोल्टेज फिर आपको प्लस करना पड़ेगा, इधर का वोल्टेज प्लस इधर का वोल्टेज, ठीक है। अगर आपने डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिए तो
लेकिन अभी फिलहाल हमने डायरेक्शन इसका क्लॉकवाइज लिए है, लेकिन इसका एंटी क्लॉकवाइज लिए है। इससे इसमें डाउनवर्ड जा रहा है, इसमें भी डाउनवर्ड जा रहा है, दोनों करंट का डायरेक्शन यहाँ पे सेम है। ऐसे में दोनों का वोल्टेज सब्सट्रैक्ट करना जरूरी है। समझ में आया? आप चाहे तो दोनों वे से सॉल्व करके देख लो, आंसर देखना एक ही आएगा, ठीक है ना। स्टेप 1 में क्या करना, जो अभी हम सॉल्व करा के दे रहे वो तरह से आप पढ़ लो, स्टडी कर लो। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करना, रफली करना, रफली एक रफ बुक में क्या करना, इसको क्लॉकवाइज ले लेना और इधर का वोल्टेज और इधर का वोल्टेज को प्लस करके सॉल्व करना। आंसर देखना 100% एक ही आएगा। समझ में आया? बस आपको केवीएल का रूल बिल्कुल सही से अप्लाई करना है, क्योंकि यहां पे आपको I1 फाइंड आउट करने के लिए अभी केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी I2 फाइंड आउट करने के लिए केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो वो आपको सही तरह से अप्लाई करना है। वो अगर आपने गलत तरह से अप्लाई किए तो जो हमने बताए हैं उसके वजह से फिर आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। तो केवीएल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, केवीएल किस तरह से अप्लाई करना, ठीक है। चलो यहां पे दोनों लूप का करंट I1 I2 अब फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग द केवीएल, ठीक है। लूप 1 में भी केवीएल अप्लाई करेंगे, लूप 2 में भी केवीएल अप्लाई करेंगे। तो हम यहां पे लिख लेंगे लूप 1 में जब हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ ऐसा होगा। देखो लूप 1, देखो लूप 1 के लिए केवीएल का इक्वेशन लिख रहे हैं यहां पे, ठीक है। लूप 1 माने ये है, तो इसमें वोल्टेज सोर्स, देखो वोल्टेज सोर्स का प्लस ऊपर है और माइनस नीचे है, प्लस ऊपर माइनस नीचे। और ये जो करंट I1 है ये वोल्टेज सोर्स में निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है ऐसे, ठीक है ना। ये जो करंट है I1 ये वोल्टेज सोर्स में ऐसा निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, मतलब वोल्टेज सोर्स का वैल्यू यहाँ पे माइनस में आएगा। तो माइनस ऑफ, तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस ऑफ 50, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग जो है 5 और J2 इनके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप प्लस में रहेगा। इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप रहेगा 5 इंटू I1 और इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप रहेगा J2 इंटू I1। मतलब ये ऐसा प्लस 5 इंटू I1 एंड माइनस J2 सॉरी प्लस J2 इंटू I1, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो इस तरह से हमने ये लूप में केवीएल अप्लाई किए। तो यहाँ पे I1 अगर फाइंड आउट करना है तो ये यहाँ पे कॉमन ले लो 5 और J2, तो ये ऐसा होगा, दैट इज 5 प्लस J2 ऑफ I1 इक्वल टू 50, ठीक है। तो I1 यहाँ पे क्या मिलेगा, I1 इक्वल टू हमें मिल जाएगा I1 यानी 50 डिवाइडेड बाय 5 प्लस J2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली I1 का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा और इसको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना है। तो न्यूमरेटर में 50 और डिनोमिनेटर में 5 प्लस 2i, तो ये कैलकुलेटर में आंसर आएगा, एंगल के फॉर्म में निकालना है 9.284 एट एन एंगल ऑफ माइनस 21.801 एम्पियर। तो ये हमें करंट I1 यहाँ पे मिल चुका है। करंट I1 यानी लूप 1 में से फ्लो होने वाला करंट ये हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। और अब हम लूप 2 में चलते हैं। देखो लूप 2 में केवीएल अप्लाई करेंगे, देखते हैं लूप 2 में क्या होता है। सो लूप 2 में केवीएल अप्लाई करना है। लूप 2 कहाँ है, देखो ये लूप है, ये लूप में 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और ये लूप में भी जो है ये वोल्टेज सोर्स का प्लस ऊपर है और माइनस नीचे है, और ये जो करंट I2 है ये वोल्टेज सोर्स में नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो इसका वैल्यू भी माइनस में आएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस ऑफ Vx। बाकी रिमेनिंग जो एलिमेंट है उनके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप प्लस में आएगा, 5 इंटू I2 7 इंटू I2, ठीक है। मतलब ये हम डायरेक्टली ऐसा लिख लेंगे 5 प्लस 7 ऑफ I2, ठीक है। 5 प्लस 7 ऑफ I2 उनके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू 0। इससे आपको I2 मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Vx। तो ये क्या होगा, ये होगा 12 ऑफ I2 इक्वल टू Vx। तो फाइनली I2 हम यहाँ पे लिख लेंगे, I2 इक्वल टू क्या होगा, देखो ये 12 को ये 12 जो है ये इधर शिफ्ट करो तो Vx बाई 12 हो जाएगा। तो I2 हो जाएगा Vx बाई 12, ठीक है। और इसके सामने भी हम एम्पेयर लिख लेंगे। तो हमने आपको कहा था जिस तरह से कि हमने आपको कहा था कि जो I2 है वो इन द फॉर्म ऑफ Vx फाइंड आउट होगा फिलहाल। तो ये देखिए I2 इन द फॉर्म ऑफ Vx हमने फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि Vx अननोन है, Vx ही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ठीक है। और ये लास्ट में फाइंड आउट होगा, अभी नहीं, अभी जो भी सॉल्व करना है वो Vx के फॉर्म में ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो फाइनली हमने फिलहाल क्या किए, I1 I2 ये स्टेप नंबर 2 में I1 I2 फाइंड आउट कर लिए। हमने आपको कहा था कि VTH फाइंड आउट करने के लिए पहले लूप करंट फाइंड आउट करो I1 I2, क्योंकि यही I1 I2 का यूज करके
अब हम इधर का वोल्टेज और इधर का वोल्टेज दोनों को हम यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो चलो हम यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि नीचे जो है ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और अब हमें क्या मिलने वाला है, फाइनली VTH। सो देयरफॉर VTH फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो हमने जो कहा था VTH फाइंड आउट करने के लिए इसके अक्रॉस का वोल्टेज माइनस इसके अक्रॉस का वोल्टेज, यानी J2 इंटू I1 माइनस 7 इंटू I2। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ इसके अक्रॉस का वोल्टेज ये है माइनस इसके अक्रॉस का वोल्टेज ये है, ठीक है। अब यहाँ पे I1 I2 का वैल्यू पुट करो। I1 का वैल्यू वो है तो हम यहाँ लिख लेंगे J2 I1 का वैल्यू है 9.284 एट एन एंगल ऑफ माइनस 21.801 माइनस 7 ऑफ I2 यानी 7 VX बाय 12। तो ये देखिए हमने वैल्यूज पुटअप कर लिए, ठीक है। अब एक काम करेंगे, ये इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 18 पॉइंट हम ये लिख लेंगे 18.568 एट एन एंगल ऑफ 68.199, ठीक है, इसका आंसर है। और ये 7/12 कर लो तो 7/12 का आंसर आएगा 0.583 माइनस में 0.583 VX के फॉर्म में। तो ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अभी फिलहाल ये आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। ये हमने क्या निकाले, ये हमने VTH फाइंड आउट कर लिए इन द फॉर्म ऑफ VX, क्योंकि हमने आपको कहा था VX एब्सेंट है तो जो भी सॉल्व होगा वो VX के फॉर्म में ही सॉल्व होगा। तो फाइनली VX फाइंड आउट करना था बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो हमने यहाँ पे स्टेप वाइज सॉल्व करना था। स्टेप नंबर 1 में हमने कहा था हमें ZTH फाइंड आउट करना है। तो ये देखो स्टेप नंबर 1 में हमने ये ZTH फाइंड आउट किए। देखो ये है स्टेप नंबर 1 का आंसर ZTH। देन स्टेप नंबर 2 में VTH फाइंड आउट करना था। तो ये देखो स्टेप नंबर 2 हमने ये सॉल्व किए और इसमें हमने ये VTH फाइंड आउट किए। ZTH और VTH दोनों स्टेप्स का आंसर आपके सामने है। अब हमें इसी का यूज करके स्टेप नंबर 3 सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 3 होता है टू ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो चलो अब हम स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे और वहां से हमें ये VX का वैल्यू मिलने वाला है, क्योंकि VX फाइंड आउट करना है ना। तो VX चाहिए तो आपको स्टेप नंबर 3 अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो स्टेप नंबर 3 में किस तरह से VX मिलता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टेप नंबर 3। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आपको ड्रॉ करना है, ये हमने ऐसा लिख लिए है। और अब चलो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट एक्चुअली हम ड्रॉ करेंगे। किस तरह से ड्रॉ होगा, देखो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो VTH फाइंड आउट किए वो और जो ZTH फाइंड आउट किए वो, इनको आपको सीरीज में ज्वाइन करना है और लास्ट में यहाँ पे आपको लोड इंपेडेंस भी ज्वाइन करना है। लोड इंपेडेंस जो अभी तक आपने नहीं लिए थे वो अब आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है, सर्किट में ड्रॉ करना है। ये देखिए इस तरह से सर्किट बनेगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा, ये रहेगा VTH, ये रहेगा ZTH, वैल्यूज भी यहाँ पे लिख लो तो भी चलेगा। और ये है ZL और ये है आउटपुट टर्मिनल AB, इसी के बीच में ZL है ना। तो ये देखो सर्किट कुछ ऐसा रहेगा। ये है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें आप चाहे तो यार VTH का वैल्यू जो फाइंड आउट किए हैं वो यहाँ पे लिख लो इन द फॉर्म ऑफ VX, जो ZTH फाइंड आउट किए वो भी यहाँ पे लिख लो, चाहे तो ZL भी यहाँ पे लिख लो, नहीं लिखे तो भी चलता है, ऐसा ड्रॉ किए तो भी चलता है। अब देखो यहाँ पे किस तरह से ये किस तरह से ये सॉल्व होता है। अब यहाँ पे ये जो ZL है ना, लोड इंपेडेंस, इसमें से फ्लो होने वाला करंट यहाँ पे शो करो। लोड इंपेडेंस ZL में से फ्लो होने वाला करंट होता है IL, यानी लोड करंट IL, वो हम यहाँ पे शो कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे IL। ये देखो ये ZL में से फ्लो होने वाला करंट IL हमने ये शो किया है, ठीक है। अब ये IL फाइंड आउट करने के लिए प्रोसेस क्या है वो समझ लो। तो IL फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है, IL लोड करंट IL फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला ये है VTH बाय ZTH प्लस ZL, ये फार्मूला है। अच्छा, हम IL क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं वो समझ लो। IL हम इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं, IL यानी लोड करंट। सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में क्या लिखा था वो अब देखना जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ पे VX मिलने वाला है। देखो क्वेश्चन ये यहाँ पे दिया था, डिटरमाइन द वोल्टेज VX सच दैट करंट थ्रू 3 + J4 ओहम इज 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 3 + J4 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट 0 है, ऐसा यहां लिखा है। क्या कहा,
3 प्लस J4, ये 3 प्लस J4 है ना, 3 प्लस J4 में से फ्लो होने वाला करंट 0 है, मतलब ये लोड इंपेडेंस है। 3 प्लस J4 यानी लोड इंपेडेंस, ये लोड इंपेडेंस में से फ्लो होने वाला करंट 0 है। इसका मतलब ये है कि ये देखो, ये जो हमने लोड इंपेडेंस यहां शो किया है, ये लोड इंपेडेंस में से फ्लो होने वाला करंट IL ये 0 है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, तो ये जो हमने फार्मूला अभी लिखे हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ IL, इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड में जहां IL लिखा है वहां पे 0 लिख सकते हैं, इसका मतलब। और यहां पे हम राइट साइड एज इट इज लिखते हैं। ये देखिए हमने क्या किया, IL के जगह 0 लिखे। यहां पे आप साइड में लिख सकते हैं कि IL 0 क्यों है। तो ये देखो हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है। देखो क्या लिखा है स्टेटमेंट में, हमने यहां लिखा है कि IL 0 है, क्यों? सिंस इट इज गिवन दैट करंट थ्रू 3 प्लस J4 ओहम इज 0। गिवन है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हमने उसको 0 लिया है। ठीक है, लोड इंपेडेंस ZL में से फ्लो होने वाला करंट जो है वो 0 है। हमने 3 प्लस J4 को एज अ ZL कंसिडर किया है। और अब ये कंडीशन देखो, ये इक्वेशन मिल चुकी है। अब यहां से हमें किस तरह से सॉल्व करना है, बस यहां पे फिलहाल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो आपको ये ऐसा मिल जाएगा कि 0 इक्वल टू ये VTH हो जाएगा। ठीक है ना, VTH इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि 0 इंटू ये पूरा करेंगे तो 0 इस तरह से। ठीक है, बस यहाँ पे VTH का वैल्यू लिख लो। देखो VTH थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में पूरा VTH का आंसर 18.568 एट एन एंगल ऑफ 68.199। ठीक है ना, माइनस 0.588 VX। ये देखिए ऐसा होगा। ठीक है, ये जो VTH थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किए थे ना, ये देखो ये वाला VTH का आंसर आपके पास है, बस यही उठा के यहाँ लिख दो। ठीक है, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में दे देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से VX निकालो, आराम से VX मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म जो है ये इधर शिफ्ट करो, तो ये आएगा 0.588 VX इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा 18.568, ब्रैकेट में देने की जरूरत नहीं है अब, 68.199। ठीक है, सो फाइनली VX निकालना है। Therefore Vx is equal to 18.568 at an angle of 68.199 divided by 0.588। तो Vx मिल जाएगा, एंगल वही रहेगा 68.199 वोल्ट। बस ये दोनों को डिवाइड कर लो, तो 18.568 डिवाइडेड बाय 0.588 कर लो, तो ये आंसर आ चुका है 31.578। तो फाइनली जो Vx क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था, वोल्टेज सोर्स का वैल्यू Vx फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ये Vx हमने वो फाइंड आउट कर लिया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सॉल्यूशन आपको दिखाई दे। ये बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, नहीं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो फिलहाल जो है आपको स्क्रॉल करा के बताते हैं कि ये जो हमने ये देखिए जो प्रॉब्लम दिया था वो पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ Vx, तो ये हमने Vx जो है बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व किया है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और लास्ट में ये रहा स्टेप नंबर 3। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है आपको सॉल्व करते आना चाहिए। ये ऑलरेडी एग्जाम में 2-3 बार ये प्रॉब्लम एग्जाम में आ चुका है, तो ये प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ये था थेवेनिन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले जो हमने इसके 8 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।